हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 11th न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। इस चैप्टर में हम लोग ब्लड के कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और अनदर बॉडी फ्लूइड जो लिम्फ है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा इसके सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। नीट 2025 का पेपर देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्ड से कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसको हम लोग नहीं जानते। तो सभी लाइन, हर एक हेडिंग, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न all the living cell have to be provided with nutrient, oxygen and another essential substance. Also, the waste harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning. यानी कि हम लोग को प्रोवाइड कराना है न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को और इसेंशियल सब्सटेंस को, जबकि जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको रिमूव भी करना है कंटिन्यूसली बॉडी के अच्छे फंक्शन के लिए। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to cell and from the cell. सेल के अंदर और सेल के बाहर ले जाने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज, coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavity, facilitate the cell to exchange these substances. और मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। इसमें देखा जाता है ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस में। फॉर दिस पर्पज अनदर बॉडी फ्लूइड जिसे लिम्फ कहते हैं इज आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन हियर। आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। इसमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखना है फिर से क्या दिया है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में क्या दिया है, प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और कंसिस्टिंग 55% ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, ब्लड फॉर्म एलिमेंट होते हैं। इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% जो है वाटर होता है और प्रोटीन जो होता है 6 से 8% होता है। इसमें प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुलिन जो होते हैं मेजर प्रोटीन होते हैं। आगे देखते हैं। फाइब्रोनोजन आर द नीडेड फॉर क्लॉटिंग, यानी कि क्लॉटिंग के लिए फाइब्रोनोजन होता है। अगर हम लोग का कहीं कट लग जाता है बॉडी में तो ब्लड बहने लगता है, जिसको क्लॉट करके ब्लड को रोकने का काम फाइब्रोनोजन का होता है। एंड कोagulation ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन जो होता है प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में यूज होता है ऑफ द बॉडी। एंड एल्बुमिन जो होता है ए हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस में, हम लोग के बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड आर ऑलवेज ट्रांसिएंट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखो यहाँ पे लिया दिखा गया है क्या, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो भी फैक्टर होते हैं जो क्लॉटिंग करने का काम करने वाले होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर इनएक्टिव में नहीं रहेगा तो हम लोग के बॉडी के अंदर का जो भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही क्लॉट कर जाएगा।
तो जब तक कट नहीं लगता है तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं, और कट वाले स्थान पे ही जा कर के एक्टिव होते हैं और उसको कोगुलेट होकर के ब्लड बहने से रोक देते हैं। और यहाँ पे देखना है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं तो उसको हम लोग सीरम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद से फॉर्म एलिमेंट के बारे में देखना है हम लोग को। तो ब्लड में से 55% प्लाज्मा हो गया और 45% क्या हो जाएगा, फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या है, इरिथ्रोसाइट को हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट। दे कंसिस्ट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। अब एरिथ्रोसाइट के बारे में हम लोग को देखना है। एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी, दे आर मोस्ट अबुंडेंट इन द सेल इन ब्लड। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million RBC per mm क्यूब। यहाँ पे देखना है पर mm क्यूब में हम लोग को देखना है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन RBC होते हैं। RBC आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होते हैं उसमें RBC बनते हैं एडल्ट के अंदर। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। बाइकॉन्केव इन शेप का मतलब होता है राउंडेड हो और दोनों तरफ से दबा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ हो। ठीक है, दे हैव ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन। यहाँ पे देखना है कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर क्यों होता है, आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, हैंस क्या कहा है, कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। कलर और नेम इसका इसीलिए पढ़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसकी वजह से ही इसका कलर रेड होता है। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड लिया जाएगा तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। दिस मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। अब देखो, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज ओनली। मतलब आरबीसी का जो होता है जीवन काल 120 दिन है। जब सेल बनेगा उसके 120 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। आगे देखते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन, क्या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, अगर 120 दिन तक उसका लाइफ स्पान हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा स्प्लीन में जाकर के। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल होता है। दे आर कलरलेस। क्यों होता है कलरलेस, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, दे आर रिलेटिवली लेस इन नंबर। इसका नंबर जो होता है कम होता है आरबीसी कंपेयर में। एवरेज जो होता है 6000 से 8000 mm पर क्यूब होता है। ठीक है, और ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव होते हैं। ये इनका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है। ठीक, दे हैव 2 मेन कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से, ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएँ, इस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, और एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल जो होते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट हैं। ठीक, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं ये ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है।
न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबुंडेंट, यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल होता है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वाइट ब्लड सेल में, ठीक है। 60 से 65% ये बनाता है, ठीक। बेसोफिल जो होता है 0.5 to 1% है। और न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होता है, न्यूट्रोफिल ठीक और मोनोसाइट का मात्रा यहाँ पे देखना है बस। मोनोसाइट जो होता है 6 से 8% होता है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फैगोसिटिक का काम करते हैं, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे खा करके। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये जो बेसोफिल है ये 3 केमिकल सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इयोसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3% होता है और रेजिस्ट इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है एंड आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट की मात्रा 20 से 25% होती है एंड आर द 2 मेजर टाइप। 2 टाइप का होता है लिम्फोसाइट, कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। अब देखना है हम लोग को प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है इसको, ठीक। सेल फ्रेगमेंट होते हैं, यानी कि ये सेल के टुकड़े होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट के टूटने से बने होते हैं, ठीक है। जिसको स्पेशल सेल इन द बोन मैरो में जो होता है मेगा कैरियोसाइट होता है, जिसके ब्रेक होने से थ्रोम्बोसाइट बनते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है, ठीक है। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। इसमें से जितने होते हैं, इस प्लेटलेट जो होता है क्या करता है, सब्सटेंस को रिलीज करता है जो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ए रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि अगर हम लोग के बॉडी में थ्रोम्बोसाइट की मात्रा कम हो जाएगी तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब क्लॉट बनने में टाइम लगने लगेगा, जिससे ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पर एक डायग्राम था उसको हम लोग देखते हैं। ये आरबीसी का डायग्राम है, ये प्लेटलेट्स हैं टुकड़े के रूप में दिख रहे हैं, और ये इयोसिनोफिल हेडफोन शेप इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बेसोफिल इसके अंदर ढेर सारे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, और ये न्यूट्रोफिल इसमें ढेर सारा लोब दिख रहा है न्यूक्लियस का अंदर। ये मोनोसाइट है, और ये टी लिम्फोसाइट हो गया और ये बी लिम्फोसाइट। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। नाउ हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप में क्या देखना है हम लोग को, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, ठीक है, जबकि अपीयर टू सिमिलर, ठीक, सिमिलर दिखते हैं लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट में वो डिफरेंट होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग, ढेर सारा बहुत सारा ग्रुपिंग हो चुका है ब्लड का, ठीक है, हैज़ बीन डन। 2 ऑफ सच ग्रुपिंग, 2 उसमें से हम लोग को देखना है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और RH वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है बेस्ड होता है, किसके ऊपर आधारित है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। देखना यहाँ पे सरफेस के ऊपर का जो पाया जाने वाला एंटीजन होता है उसके ऊपर बेसिस होता है। और क्या है एंटीजन, किसे कहते हैं, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। ए एंटीजन पाया जा सकता है और बी एंटीजन। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसको ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा, ठीक। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसको ब्लड ग्रुप बी कहा जाएगा। सिमिलरली क्या कहा जाएगा,
द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू, यहाँ पे देखना है, टू नेचुरल एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडी किसे कहते हैं, इसमें क्या है, प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी होता है प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ओ में टेबल में दिया गया है, अभी नीचे टेबल देखेंगे। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, नहीं तो क्या होगा कि अब दूसरा ब्लड चढ़ जाएगा तो जिससे पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच किया जाता है विथ द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। द डोनर कंपेटिबिलिटी इज आल्सो शोन इन द टेबल। अब टेबल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे दिया है ब्लड ग्रुप के रूप में, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ए बी और ओ। एंटीजन देखना है, एंटीजन कैसे जानेंगे, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन यहाँ पे देखना है, यानी कि जो यहाँ पे एंटीजन होता है सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो एंटीजन है वही वाला ब्लड ग्रुप होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए हो गया, एंटीजन अगर बी है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी हो गया, अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, अगर दोनों ही नहीं है यानी नील है उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। और जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होता है, तो अगर हम लोग का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी है तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, और ए बी है तो उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अगर ओ है तो एंटीजन तो कोई नहीं पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। डोनर्स ब्लड ग्रुप में क्या है, ए है तो इसको बस ए और ओ दे सकता है ब्लड, बी है ब्लड ग्रुप तो इसको बी और ओ दे सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको ए बी और ओ यानी कि चारों कोई भी इसको ब्लड दे सकता है, यानी कि ए बी को इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें डोनर केवल ओ ही होता है। फ्रॉम एबव मेंशन टेबल it is evident that O blood group can be donated to person with any blood group and hence O blood group individual are called universal donor। O blood को इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ए बी group can be accept blood from person with AB as well as other blood group, therefore such person called universal recipient। अब हम लोग को देखना है आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey। rhesus monkey बंदर था, उसका नाम rhesus था, ठीक है। Hence RH is also observed on the surface of majority। It is observed on the surface of RBC of majority। nearly 80% लोग जो होते हैं इसके ऊपर पाया जाता है ये RH एंटीजन ऑफ द ह्यूमन। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, यानी कि अब देखा जाए यहाँ पे जितने भी ब्लड ग्रुप थे ए बी और ओ, उनमें अगर ये RH एंटीजन होगा तो उस सब पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर RH एंटीजन नहीं होगा तो वो निगेटिव कहलाएंगे, RH पॉजिटिव। एंड दोज हुम दिस एंटीजन इज absent कॉल्ड RH निगेटिव एंटीजन, ठीक, RH निगेटिव कहलाते हैं। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, therefore
देयरफॉर क्या कहेगा, RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब हम लोग को केवल ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप ही नहीं मैच करना है, इसमें हम लोग को RH ब्लड ग्रुपिंग भी देखना होता है। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग देखा जाता है कहाँ कहाँ, बिटवीन RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस। याद रखने के लिए हम लोग देखेंगे तो मदर निगेटिव हो और जो फीटस है उसके अंदर बच्चा है वो जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लिया हो, उस केस में क्या होता है, RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोजर टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब पहला प्रेगनेंसी होता है तब तक तो मैच नहीं किया गया रहता है, लेकिन द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से सेपरेटेड होता है इसलिए वो अलग अलग होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे क्या होता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। जो माता का निगेटिव ब्लड है वो बेटे के यानी बेटा या बेटी जो भी हो उसके फीटस से जो पॉजिटिव ब्लड है वो मैच मतलब एक दूसरे में मिलने की संभावना होती है फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी के टाइम पे। इस टाइम पे क्या होता है, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। क्या करती है मदर जो होती है वो एंटीबॉडी बनाने लगती है अगेंस्ट RH एंटीजन, RH एंटीजन के अब खिलाफ एंटीबॉडी उसके अंदर बनने लगता है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, RH एंटीबॉडी फ्रॉम RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर जो कि निगेटिव होती है कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस जो कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड वाला है एंड डिस्ट्रॉय फीटल RBC, और जो फीटस का RBC है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। दिस कुड बी फीटल यानी कि खतरनाक हो सकता है फीटस के लिए, एंड कुड काज सीवियर एनीमिया काज कर सकता है, एंड जॉन्डिस कर सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है उसका ब्लड जो होता है वो उसका RBC डिस्ट्रॉय करने लगता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी। देखो यहाँ पे anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन जो होता है मदर को लगाया जाता है उसके पहले वाले प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी होता है उसके जस्ट बाद ही तुरंत ही लगाया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। शुरू करते हैं, चलिए। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का कोएगुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इसमें आपका समय नहीं जाएगा लेकिन हमें अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। You know that even you cut your finger or hurt yourself, अगर आपने फिंगर को काटा या फिर अपने आप को हर्ट किया, you wound does not continue to be bleed long time, और ज़्यादा टाइम तक ब्लड बहता नहीं है क्योंकि वहाँ पे थक्का जम जाता है। यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ब्लड एक्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रामा, जैसे ही इंजरी हुआ या फिर चोट लगा वहाँ पे कोएगुलेशन हुआ। दिस इज़ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बहने से रोक देता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन, यहाँ पे देखना है कलर क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर द पीरियड। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वहाँ पे डार्क कलर का एक स्कम बन जाता है जिससे ब्लड जो होता है बहना बंद हो जाता है। इट इज़ क्लॉट और कोएगुलम formed by mainly a network of thread called fibrin, which dead and damage form element of blood are trapped.
फाइब्रिन आर फॉर्म बाई कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिन होता है वो फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव रूप में होता है उसके एक्टिव होने के बाद क्या होता है, फाइब्रिन बन जाता है इन द प्लाज्मा बाई एंजाइम थ्रोम्बिन। अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, और ये जो थ्रोम्बिन जो होता है ये बनता है प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू से। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, आप देखो, ये जो थ्रोम्बिन है इन टर्न फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन। अब हम लोग को यही देखना था कि ये जो थ्रोम्बिन था जो क्या कर रहा था, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल रहा था, ये थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए क्या क्या काम करता है, अब इसको देखना है। एन एंजाइम कम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, एक एंजाइम कम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, इज रिक्वायर्ड फॉर एबव रिएक्शन। ठीक है, दिस कम्प्लेक्स इज फॉर्म बाई ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। अगर लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा उसको कैस्केड प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव, यहाँ पे देखना है इनएक्टिव रूप में पाया जाता है। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। एन इंजरी, देखो यहाँ पे लिखा है एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेटेड द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। जैसे ही कहीं चोट लगेगा या फिर इंजरी हुई तो क्या करेगा, ये प्लेटलेट जो होता है कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है, जो कोएगुलेशन को हेल्प करता है कराने में। और सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू, यहाँ के जो टिश्यू होते हैं जहाँ पे चोट लगा रहता है वो भी कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो इनिशिएट करता है कोएगुलेशन को। और इसमें देखा जाए कैल्शियम आयन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ये याद रखना हमें, क्लॉटिंग में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है कैल्शियम। आगे देखते हैं, तो हम लोग को देखना है लिम्फ के बारे में। लिम्फ यानी इसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है ये, इज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज in tissues. Some water along with many small water soluble substance move out in the space between cells of the tissue leaving larger protein। यहाँ पे देखना है कि सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें केवल लार्जर प्रोटीन और सम फॉर्म एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी चीज़ होते हैं ब्लड में वो उस स्पेस में चले जाते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। यानी कि जो भी ब्लड होता है उसमें से लार्जर प्रोटीन को निकाल दिया जाए और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, उनको निकाल दिया जाए तो उसे कहा जाएगा लिम्फ। ठीक है, या फिर इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्योंकि फॉर्म एलिमेंट और ब्लड बना किस चीज़ से होता है, फॉर्म एलिमेंट और प्लाज्मा से ही। तो फॉर्म एलिमेंट हम लोग निकाल दिए तो प्लाज्मा के जैसे ही बचेगा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। यानी कि जो भी एक्सचेंज होता है गैस या फिर सब्सटेंस का वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। एन एलेबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है जो इस फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। मेजर वेन्स वेना केवा में लेकर जाता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है इसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है
अ फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, एक स्पेशलाइज लिम्फोसाइट होता है जिसको कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या चीज़ होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का कैरियर होता है, हार्मोन का कैरियर होता है, और जो फैट होता है ये एब्जॉर्ब होता है लिम्फ इन द थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो फैट होता है ये डायरेक्ट हम लोग के ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, इसलिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये फैट जो होता है लैक्टियल के थ्रू, लैक्टियल प्रेजेंट होता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फिर तब जा करके इसको ब्लड में मिलाया जाता है। नेक्स्ट अब देखा जाएगा सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। सर्कुलेटरी पाथवे अब देखना है हम लोग को, क्या है ये। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है सर्कुलेटरी, एक ओपन हो गया एक क्लोज हो गया। देखो यहाँ पे ओपन एयर क्लोज, ओपन में क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट passes through large vessel into open space, देखो यहाँ पे लिखा है ओपन स्पेस में जाएगा, और बॉडी कैविटी में कॉल्ड साइनस, एनेलिडा एंड एनेलिडा और कार्डेटा, यहाँ पे देखो एनेलिडा और कार्डेटा जो है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू इज a closed network of blood vessel. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of blood can be more precisely regulated. अब इसमें क्लोज में क्या होता है, ये वेसल्स जो होते हैं हम लोग के ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें फ्लो होता है और ये मोर प्रिसाइज रूप से जाता है। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे हम लोग, इसमें देख दिया है ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं पॉजेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट, इन सब के पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब फिश के बारे में क्या है, फिश हैव ए टू चैम्बर, ओनली दो चैम्बर फिश के पास होता है, ठीक है, दो चैम्बर हार्ट होता है, विथ एक आर्ट्रिया होता है, एन एट्रिया एंड ए वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। जबकि एम्फीबिया होते हैं एंड जो रेप्टाइल होते हैं इसमें ये जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शन है, इसको देखना है। इसमें क्या होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है दो एट्रिया ऊपर होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। जबकि क्रोकोडाइल बर्ड हो गए और मैमल हो गए, इन सब के पास दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल के साथ फोर चैम्बर हार्ट होता है, ठीक, इसमें दो एट्रिया हो गए दो वेंट्रिकल हो गए। अब यहाँ पे फिश के बारे में लिया है, इन द फिश द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो फिश का हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, यहाँ पे गिल्स से ये जो श्वसन करते हैं इसलिए यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है यहाँ पे, तो गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, ब्लड इनका, एंड supplies to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब देखना है हम लोग को एम्फीबिया में, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रिया, जो लेफ्ट एट्रिया होता है उस रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम गिल्स और लंग्स और स्किन, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जगह पे गिल्स में या फिर लंग्स में या फिर स्किन में ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। एंड द राइट एट्रिया जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है बॉडी के अदर पार्ट से, और ये दोनों जा करके गेट मिक्सड अब इन सिंगल वेंट्रिकल, जो एक सिंगल वेंट्रिकल होते हैं इसमें मिक्स हो जाते हैं, पंप आउट मिक्स्ड ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इन बर्ड और मैमल, अब देखना है हमको बर्ड और मैमल के बीच में,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो राइट एट्रिया होता है इसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लेफ्ट एट्रिया होता है इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। passes ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। अब इसका मतलब अगर राइट एट्रिया में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और फिर अगर लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। जो वेंट्रिकल होता है बिना मिक्स किए ही इस ब्लड को पंप कर देता है। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। दो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ दो सर्कुलेटरी पाथवे है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन। क्या है इन सब के पास? डबल सर्कुलेशन। लेट्स स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग को देखना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या दिया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या दिया है हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं हम लोग इसको, ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। इनके पास एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड होता है, ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, एंड ब्लड, तीन चीज़ होने चाहिए इन सब के पास। क्या क्या? मस्कुलर चैम्बर हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल और ब्लड। द फ्लूड विच सर्कुलेटेड, यानी कि जो ब्लड होता है यही फ्लूड होता है इन ब्लड वेसल में, क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है, ठीक। इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होता है। इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जगह होता है, और स्लाइट उसी में रहता है, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। देखना यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लड जो होता है, हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट रहता है एकदम मिडिल में, लेकिन हल्का सा वो टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा झुका हुआ होता है, किधर, लेफ्ट साइड की तरफ। इट हैज़ साइज ऑफ क्लेंस फिस्ट। यहाँ पे अगर इसका साइज पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, क्लेंस फिस्ट साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड, इसके ये प्रोटेक्ट होता है बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। इसके ऊपर भी डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इनक्लोजिंग पेरिकार्डियम फ्लूइड, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जो फ्लूइड जो होता है क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। कहीं से अगर चोट लग रहा है तो ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ठीक है। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर, यानी कि दो जो ऊपर वाले होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक, जिसको एट्रिया कहते हैं, और जो दो होते हैं ये लार्जर होते हैं और लोअर होते हैं, ठीक है। जो लोअर लार्जर होते हैं उसको वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा, इसमें थीन मस्कुलर वाल, जो एक थीन मस्कुलर वाल होता है, कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टा। अब देखो दो एट्रिया के बीच में, इसलिए इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। अभी क्या करेगा, राइट और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड करेगा, ठीक है। जबकि ये थिक वाल, अब यहाँ पे देखना है, वहाँ पे थीन वाल था, यहाँ पे थिक वाल है, ठीक। द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में है, तब ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। द एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आल्सो सेपरेटेड बाई थिक फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे ये जो है वो मस्कुलर टिश्यू था, यहाँ पे ये फाइब्रस टिश्यू है। एट्रिया सेम साइड का सेम वेंट्रिकल से डिवाइड होता है किस चीज़ से, थिक फाइब्रस टिश्यू से।
जिसे कहते हैं एट्रियो, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो सेप्टा होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच, इन सब के बीच में ओपनिंग होता है। द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे देखना है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में गार्डेड होता है वॉल्व फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प कहते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इसमें, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व वेयर इज द बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, यहाँ देखना है हम लोग को, इसका नाम अलग ही एक है। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है या फिर मिट्रल वॉल्व होता है, ये गार्ड्स करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कहेंगे हम लोग कि राइट साइड वाले जो वॉल्व होते हैं इसमें ट्राइकस्प होता है और जो लेफ्ट वाला होता है उसमें बाइकस्प होता है, यानी इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं, और जो राइट साइड होता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and aorta respectively, यानी जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है उसमें वो लेकर जाता है लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किस आर्टरी के थ्रू ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जो योर्टा होता है वो निकलता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। आर प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वॉल्व, यहाँ पे देखना है कैसा वॉल्व पाया जाता है इन दोनों के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और योर्टा के बीच कौन सा वॉल्व पाया जाएगा, सेमी लूनर वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये ना हो कि पीछे वाले डायरेक्शन में भी आना शुरू हो जाए, केवल एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और योर्टा, ठीक है। दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये जो वॉल्व होते हैं ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, जो हार्ट होता है कार्डियक मसल का बना होता है पूरा पूरा हार्ट, ठीक है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर, जो वेंट्रिकल का वॉल होता है मच थिकर होता है देन एट्रिया। ए स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, यहाँ पे देखना है अब ध्यान से, नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट, यहाँ पे ध्यान देना है क्या, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, जो एट्रिया राइट वाला एट्रिया है उसके सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में एक पैच पाया जाता है, यहाँ पैच होता है, ठीक है। पैच होता है किस चीज़ का, टिश्यू का ही है, कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड, जिसे एसए नोड भी कहा जाता है, ठीक है। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atria, close to the atrioventricular septum, सेम उसी वाले एट्रिया में लोअर साइड में और लेफ्ट कॉर्नर में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, इसको ए बी बंडल कहते हैं, कंटिन्यू फ्रॉम ए बी नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के थ्रू पास होता है टू एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। होता क्या है, एस ए नोड से ए बी नोड तक आता है, ए बी नोड से एक बंडल निकलता है जिसको ए बी बंडल कहते हैं, फिर ये बंडल डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में, और ये फिर क्या होता है, दिस ब्रांचेस गिव राइज माइन्यूट बंडल
थ्रो आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। फिर ये जो है लेफ्ट और राइट बंडल निकलता है जो डिवाइड होकर के ये पूरा वेंट्रिकल पे, मतलब पूरे वेंट्रिकल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। आप द रिस्पेक्टिव साइड काल पुरकिंजे फाइबर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, जो पूरे वेंट्रिकल पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। द नोडल मस्कुलर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो नोडल टिश्यू होता है वो एक्शन पोटेंशियल खुद अपने आप जनरेट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट could be generated in a minute vary at different part of the nodal tissue. The SA node can generate maximum number of action potential, जो 70 से 75 बार होता है, 70 से 75 बार SA नोड जो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, और एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। जो ऐसे नोड होता है इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम इन ए मिनट, और इसका एवरेज लिया जाए तो एक कितना आ जाएगा, 72 बार। तो 1 मिनट में 72 बार हार्ट जो होता है वो बीट होता है, एवरेज लेकर के देखा जाए तो। अब हम लोग को देखना है क्या, कार्डियक साइकिल के बारे में। चलिए कार्डियक साइकिल देखते हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक ए लुक। टू बिगिन इट विथ all the 4 chamber of heart are in relaxed state। सभी जितने भी हम लोग के जो हार्ट के चैम्बर हैं उसको सबसे पहले क्लोज होता है। अब यहाँ तक, यहाँ ये भाई, अब हम लोग को देखना है कार्डियक साइकिल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। हाउ डज हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे काम करता है। लेट अस टू के लुक टू बिगिन इट विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। जितने भी चारों चैम्बर हैं वो रिलैक्स स्टेट में हैं, तब उन लोग को क्या कहा जाएगा, हम लोग को ज्वाइंट डायस्टोल कहा जाएगा। ठीक है। जब वो रिलैक्स स्टेट में है तो ज्वाइंट डायस्टोल कहा जाता है। एज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन और वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आराम से आ रहा है ब्लड। ठीक। थ्रो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। द सेमी लूनर बल्ब जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। ऐसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ अब क्या होगा, सैम स्टिमुलेट बोथ एट्रिया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही क्या होगा, एट्रिया को स्टिमुलेशन मिलेगा टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। द एट्रिया सिस्टोल, उसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ठीक है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। 30% जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 30% जो वॉल्यूम होता है एट्रिया का ब्लड का वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के वेंट्रिकल में चला जाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाई AV node, AV bundle, from where the bundle of is transmitted it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscular contract। अब यहाँ तक क्या हुआ, सबसे पहले होता क्या है कि चारों हम लोग का जो भी चैम्बर है हार्ट का वो रिलैक्स स्टेट में होता है, तब तक उसको कहा जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। अब इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो जो दोनों एट्रिया होते हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले 70% ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में जा चुका होता है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिमेनिंग 30% वॉल्यूम जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते ही चला जाता है वेंट्रिकल्स में। अब जैसे वेंट्रिकल्स में जाता है उसके आगे फिर क्या होता है, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। ठीक है।
atria undergo relaxation coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increase the ventricular pressure causing closure of tricuspid and bicuspid valve. ठीक है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो इनटू द एट्रिया। क्या होता है, जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है तो इसमें प्रेशर बढ़ता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर और बढ़ता है, जिससे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है क्लोज हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। अब इसके बाद होगा क्या कि जो सेमी लूनर वाल्व है ये ओपन होगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, सेमी लूनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड में होता है और एओर्टा जो लेफ्ट साइड में होता है, फोर्स देम ओपन अलाउइंग द blood into the ventricles flow to the through this vessel into the circulatory pathway. The ventricles now relax. अब वेंट्रिकल फिर रिलैक्स होगा। अब जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, तो जो भी सेमी लूनर वाल्व है ये बंद हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड ventricular pressure fall causing to closure of semilunar valve, ठीक है, which prevent the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valve pushed open by pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by veins. The blood now once again move freely into ventricles. The ventricle and atria now again a relaxed joint diastole state as earlier soon as synod generate an action potential to event describe above the। फिर से वही होगा कि जैसे वेंट्रिकल का वॉल्यूम खाली होगा तो प्रेशर घटेगा, तो एट्रिया का जितना भी ब्लड होगा फिर से आने लगेगा वेंट्रिकल में, फिर वही पूरा प्रोसेस दोहराएगा। दिस सीक्वेंस इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सिस्टोल मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोल कहते हैं, और डायस्टोल जब वो रिलैक्स स्टेट में आता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट होता है, ठीक है। दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, यानी कि एक मिनट में अगर 72 बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, हार्ट बीट है, तो एक मिनट में अगर वो 72 बार हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि एक बार अगर करने के लिए, एक बार हार्ट को बीट करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, 0.8 सेकेंड। यही दिया है इधर। फ्रॉम दिस वी इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, जो होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल जो होता है, यानी कि ईच वेंट्रिकल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं कि दोनों वेंट्रिकल मिला कर करिए जाए, बस एक वेंट्रिकल देखा जाएगा। पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml, जो 70 ml ब्लड एक बार पंप होने पे निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, जो हार्ट रेट 72 बार है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का जो आता है कार्डियक आउटपुट आता है। कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक वेंट्रिकल से एक मिनट में जितना ब्लड निकल सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो कि एवरेज देखा जाए तो 5000 ml होता है, यानी कि 5 लीटर होता है। इन ए हेल्दी इंडिविजुअल द बॉडी हैज़ एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। हम लोग
का जो बॉडी होता है उसके पास ए होता है, यहाँ पे दिया है द बॉडी हैज़ एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को बदलने का एबिलिटी होता है बॉडी के पास, एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, जो खेलते हैं सब, किसी भी स्पोर्टमैन होते हैं सब, विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा उन लोग का कार्डियक आउटपुट होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल में टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हियर थ्रू द स्टेथोस्कोप के थ्रू हम लोग को हार्ट को साउंड को सुनते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, यहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो क्या होता है, लब होता है। यहाँ पे देखना है फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लब होता है, और कब ये आता है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तब जा कर के ये फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा और वो लब आएगा। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, वेयर इज द सेकेंड हार्ट साउंड। अब यहाँ पे देखना है सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है वो डब होता है, ठीक, और ये एसोसिएटेड होता है क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। जैसे सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होगा तब जा कर के जो सेकेंड हार्ट साउंड आता है वो डब आता है। द सेकेंड आर द क्लिनिकली डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है एक ग्राफ होता है जो पेपर पे निकलता है, जबकि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन होता है। यहाँ पे लिखा है यू प्रोबेबली फैमिलियर विद सीन। हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक मॉनिटर देखते हैं जिस पे कुछ आवाज़ आता रहता है, पी पी पी, और जब अगर इंसान मर जाता है यानी कि कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है तो उस यहाँ क्या आने लगता है, आवाज़ पी करके आने लगता है, ठीक है, पी करके आने लगता है जिस कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन, जो मशीन है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं। यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हो जाएगा, तब इसलिए ग्राफ यानी कि जो पेपर पे निकल रहा है। ईसीजी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग का हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ग्राफ के रूप में देखा जाता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगता है, दोनों कलाई में और एक जो है लेफ्ट एंकल में लगता है, ठीक है, 1 ईच रिस्ट पे और टू द लेफ्ट एंकल, ठीक है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो हमें लगातार मॉनिटर करता रहता है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन, डिटेल में इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हार्ट फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, ढेर सारा जो है लीड चेस्ट रीजन में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ईच पीक इन ईसीजी आइडेंटिफाइड विथ ए लेटर फ्रॉम पी टू टी, यानी कि यहाँ पे पी से लेकर के टी तक दिया है, ठीक, करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब देखते हैं हम लोग क्या दिया है, जो पी वेव है क्या करता है, पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पी वेव होता है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि जो एट्रिया होता है वो एक्साइटेड होगा और डीपोलराइज स्टेट में आएगा, ठीक है, विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा पी वेव जैसे जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन एट्रिया होगा, और डीपोलराइजेशन एट्रिया के बाद एट्रिया डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा दोनों एक साथ। द क्यूआरएस कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, जो यहाँ पे क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ये वाला, ये बताएगा वेंट्रिकुलर
डीपोलराइजेशन यहाँ पर यह QRS कम्प्लेक्स जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है उसके बाद जो होता है वेंट्रिकुलर दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क बिगिनिंग ऑफ सिंबल। अब टी वेव के बारे में क्या था, टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, ठीक है, यानी कि रिपोलराइजेशन होने लगता है। टी वेव बताता है कि जो वेंट्रिकल है वो अपने नॉर्मल स्टेट पे फिर से वापस आने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इंड ऑफ टी वेव, यहाँ पे इंड लिखा है ना, इंड ऑफ टी वेव मार्क द इंड ऑफ सिस्टोल। अब टी वेव का जो इंड है यहाँ वाला पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि इंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, ठीक है। Obviously, by counting the number of QRS complex occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since ECG obtained from the different individual have roughly same shape for given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease, hence it is great clinical significance होता है। अब क्या होता है, जो QRS कम्प्लेक्स होता है इसको हम लोग देख करके हार्ट बीट के बारे में बता सकते हैं, हार्ट के फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बार हम लोग का हार्ट जो है बीट कर रहा है, QRS कम्प्लेक्स को देख करके बता सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, जो वेव बनता है, अगर वेव प्रॉपर नहीं बनता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हार्ट में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में देखना है। नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है क्या, डबल सर्कुलेशन के बारे में। द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया बाई ए फिक्स्ड रूट, एट्रिया से एक फिक्स रूट के थ्रू ब्लड का जो होता है फ्लो होता है थ्रू ब्लड वेसल द वेंट्रिकल एंड वेन, the atria and vein, basically each atria and vein consist of 3 layer होता है। जो सबसे अंदर होता है, जो इनर लेयर होता है ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, ठीक है, जो सबसे अंदर होता है स्क्वैमस एंडोथेलियम को होता है, उसको ट्यूनिका इंटाइमा कहते हैं, ठीक है, जो अंदर है उसको ट्यूनिका इंटाइमा कहते हैं। जो मिडल में है, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स का बना होता है एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है, ठीक, और जो इसे कहता है ट्यूनिका मीडिया, ठीक, एंड एन एक्सटर्नल लेयर जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है विथ कोलेजिन फाइबर से बना होता है, ठीक, इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थीन इन द वेंस, वेंस में थीन होता है जबकि आर्टरीज में क्या होता है, थिक होता है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, where is the left ventricle pump blood into the aorta। इसमें बताया गया है कि जो राइट वेंट्रिकल था यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको ऑक्सीजनेशन करने के लिए कहाँ पे भेजा जाएगा, लंग्स के पास, और इसको ले जाने के लिए कौन सा वो काम करता है, कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल होता है इसमें आता है कौन लेकर के ब्लड, जो पल्मोनरी वेन होता है यहाँ इसमें लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन लंग्स from where it is oxygenated blood is carried out by pulmonary vein into the left atria. This pathway constitute the pulmonary circulation, ठीक है। The oxygenated blood entering the aorta is carried by network of arteries, arteriole and capillaries, ठीक, of the tissue, from where deoxygenated blood is collected by a
सिस्टम ऑफ वेन्यूल वेन एंड वेना केवा। इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, वो सबसे पहले वेन्स में आता है, वेन्यूल में आता है, वेन में आता है, फिर वेना केवा में जा करके फिर राइट एट्रिया में पहुंच जाता है, दे करके emptied into right atria. This is the systemic circulation. The systemic circulation provide nutrient, oxygen and other essential substance to the tissue and take CO2 and other harmful substance away from the for the elimination. A unique vascularized connection exists between the digestive tract and the liver. जो digestive tract और liver के बीच एक यूनिक तरीके का वैस्कुलराइज कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में पाया जाता है। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज blood from intestine to the liver before delivered to the systemic circulation. ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम, अब देखना यहाँ पे जो स्पेशल एक और है कोरोनरी सिस्टम, अ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम, ठीक है, टू एंड फ्रॉम फॉर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के लिए ये क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे बनाया गया है लंग्स। लंग्स में क्या काम होता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसमें, राइट लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, डॉर्सल एओर्टा निकलता है। डॉर्सल एओर्टा क्या होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, जहाँ से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ले लिया जाता है, जो बॉडी पार्ट तक लेकर आया, ठीक है। अब बॉडी पार्ट से फिर क्या होगा, वेना केवा निकलता है, जाता है, जो वेन के थ्रू वेन खुलता है वेना केवा में, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वेना केवा के थ्रू कहाँ पे जाता है, राइट एट्रिया में जाता है। अब राइट एट्रिया से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ पे जाता है, लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे दो वेसल्स बनाए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इधर देखना, ये जो है वेन है, ठीक है, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन थोड़ा मोटा है, ठीक है, और स्मूथ मसल्स में थोड़ा कम पाया जाता है, इसलिए इसका ल्यूमेन थोड़ा चौड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे जो है आर्टरी है, ठीक, आर्टरी में स्मूथ मसल ज़्यादा पाया जाता है ताकि ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होके, और ल्यूमेन थोड़ा कम हो, ठीक। और ये कैपिलरीज हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में देखना है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाई स्पेशलाइज्ड मसल एंड नोडल टिश्यू होता है, हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। ये स्पेशल न्यूरल सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम होता है सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लांगेंटा। जितने भी सेंटर, मैक्सिमम सेंटर हम लोग को कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेंटा में। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के थ्रू क्या करता है, मॉडरेट कर देता है। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट होता है एएनएस का, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। एएनएस के थ्रू जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, घटाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर contraction and thereby cardiac output. On other hand, parasympathetic nervous system जो होता है, another component of the ANS होता है, decrease the rate of heartbeat, ठीक, speed of contraction of action potential and thereby the cardiac output भी कम करता है, ठीक है।
एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन, एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन जो होता है कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन जो होता है वो भी आउटपुट को बढ़ा देता है। अब डिसऑर्डर देखना है हम लोग को। डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी के नाम से जाते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर हायर देन द नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट 120 mm ऑफ Hg होता है, इस सिस्टोलिक प्रेशर होता है और पंपिंग प्रेशर, ठीक। जबकि 80 जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है या फिर रेस्टिंग प्रेशर होता है। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/90 है, अगर लगातार चेक किया जा रहा है उसका ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है, मतलब उसको हाइपरटेंशन है। हायर एंड इट इज शोन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट करता है किस किस चीज़ को? वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी को। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कैड, CAD, ठीक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज atherosclerosis. Atherosclerosis affect the vessel that supply oxygen to the heart. जो हार्ट को ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसी ब्लड वेसल को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इट caused by deposition of calcium, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, ये 4 चीज़ डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। विच मेक ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, मतलब पतला कर देता है ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होता है कम मात्रा में जाते हैं। अब एंजाइना क्या होता है? एंजाइना इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है, अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। अब एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वोमेन ऑफ एनी एज, बट किसी भी एज में होता है, लेकिन क्या होता है? मोर कॉमन एमॉन्ग मिडिल एज, सबसे ज़्यादा ये मिडिल एज में पाया जाता है, और एल्डरली जो होते हैं उनमें पाया जाता है। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब इसके बाद देखना है हम लोग को क्या? हार्ट फेल्योर के बारे में। हार्ट फेल्योर मतलब वो अपने तरह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। फेल होने का मतलब जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, काम करता है लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं करता है। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, जितना नीड है उतना नहीं कर रहा है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसे कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। अब हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर सेम नहीं होता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, मतलब हार्ट धड़कना ही बंद कर देता है, हार्ट काम करना सफ़ा बंद कर देता है। और ये हार्ट अटैक जो होता है क्या होता है? हार्ट अटैक में मसल जो होते हैं सडनली डैमेज होते हैं, सडनली हार्ट का मसल जो होता है डैमेज होता है बाय इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे उस हार्ट मसल जो होता है डैमेज हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्ट अटैक। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।